लगातार फ़ोन की घंटी बज रही थी। हेमा ने लपक कर मोबाइल हाथ में उठाया, पर फ़ोन डिस्प्ले में नंदोई प्रेम का नाम देख उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने मोबाइल नहीं बल्कि बिच्छू उठा लिया हो। उसने फ़ोन तुरंत वहीं पास में बैठे अपने पति मुकेश की ओर बढ़ा दिया। उनका भी फ़ोन पर प्रेम का नाम देखते ही मुंह बन गया। मन ना होते हुए भी मुकेश ने फ़ोन उठाया और बस नमस्ते ही कह पाया। उधर से प्रेम लगातार बोलना शुरू हो चुका था और मुकेश बस हूँ हाँ जी में ही जवाब दे रहा था। चंद मिनटों में ही प्रेम ने अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया और इतनी सी देर में ही मुकेश का चेहरा दुख और अपमान से काला सा पड़ गया था। उसने मोबाइल कान से हटा साइड पर रखा और निढाल सा कुर्सी पर बैठ गया। हेमा ने हल्के से उसके सिर को सहलाया। उसने कुछ नहीं पूछा मुकेश से कि प्रेम ने क्या कहा। पूछती भी क्या, ये तो आए महीने 2 महीने का सिलसिला होता। प्रेम यानी कि हेमा की इकलौती ननद तनु का पति। बड़े ही लालची परिवार में हुई तनु की शादी। अगर शादी होने से पहले मुकेश को जरा सा भी अंदाज़ा लग जाता तो वो शादी रोक देता, पर इन लोगों ने शुरुआत में अपनी नेचर का पता ही नहीं चलने दिया। बस हमें तो तनु से मतलब है। उनकी इस एक लाइन के मोहजाल में सब फंस गए थे। उनका असली रंग तो शादी के 2 महीने बाद नजर आया। ऐसे ही एक दिन प्रेम का फोन आया। उसने तनु की खूब बुराई की कि घर में सब दुखी हैं उससे, आप यहाँ जल्दी आओ। मुकेश और हेमा ने अपनी औलाद की तरह माँ बाबूजी के जाने के बाद संभाला था। फोन सुनते ही उनके हाथ पैर कांप गए। दोनों फटाफट तनु के ससुराल गए। वहां जाकर तनु के ससुराल वालों ने उसकी खूब बुराई की, पर हेमा उनकी बातों में नहीं आई। मुकेश बेशक नौकरी पर चला जाता था, पर तनु अपना आधा दिन अपनी भाभी के साथ ही निकालती थी। तो जो लड़की कभी हेमा को अकेले काम करने नहीं देती थी, परीक्षा के दिनों में भी, वो ससुराल में कैसे काम चोरी दिखा सकती है। तनु की आंखों के आंसू हेमा के दिल को दुखी कर गए। उसे तनु के कुछ बोले बिना मामला समझ में आ गया था। किसी तरह उन्होंने सारा मामला ठंडा किया और जाते हुए काफ़ी सारा सामान और सारे परिवार को शगुन देकर वो दोनों वापस लौटे। शगुन मिलते ही तनु के ससुराल वालों के बर्ताव में फर्क आ गया। 2 महीने सब शांत, फिर वही ड्रामा शुरू। 2 साल की शादी में यही सब चल रहा था। खूबसूरत सी तनु एकदम कुम्हला सी गई थी। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि भाई भाभी को तंग ना होना पड़े, पर लालची लोगों के सामने उसके सारे प्रयास कम पड़ जाते। बड़ा मन करता था हेमा का कि सबको सुनकर तनु को वापस ले आए, पर उसे डर लगता था कि सब यही कहेंगे कि माँ बाप होते तो यूं तनु का घर ना उजड़ने देते। बस इसी लोक लाज के डर से मुकेश और हेमा तनु को दुखी देखते रहते। आज भी प्रेम का फ़ोन रख मुकेश फपक पड़ा और दोनों तनु की ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, तनु की सास हमेशा की तरह तनु की बुराइयां करनी शुरू हो गई, पर इस बार हेमा का सारा ध्यान तनु की ठोड़ी के पास पड़े नीले पर लगा रहा। उसने तनु की सास की बात बीच में ही काट दी और तनु से पूछा कि ये निशान कैसे पड़ा। हेमा के इस प्रश्न से सब शक पका गए और हेमा को अपना जवाब मिल गया। उसने तनु का हाथ पकड़ अपने गले से लगा लिया और उसकी सास और प्रेम को बोली, अब तक हम लोग लोकलाज के डर से आपकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे थे, पर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी तनु पर हाथ उठाने की। आपने हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पर हम अपनी बेटी को और इस घर में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप हमारा शादी से लेकर अब तक किया हुआ सारा खर्च शराफत से हमें वापस कर दीजिए और तलाक के पेपर्स हम जाते ही भिजवा देंगे। इतना कहकर हेमा ने तनु को अपना सामान बांधने को कहा और बोली, यह हमारी गलती थी जो हम अब तक चुप रहे, पर अब और नहीं।
तुम खुद इतनी सक्षम हो कि अपने पैरों पर आराम से खड़ी होकर खुशहाल और इज्जतदार ज़िंदगी गुजार सको। इसीलिए तुम्हें अच्छे से पढ़ाया था ताकि तुम कल को किसी की मोहताज न रहो। अब चलो और घर चलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।